दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं इस रसायन विज्ञान की क्लास को लेकर, जिसमें हम रसायन विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और यह प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो देखते हैं इस रेलवे के बुक के सलूशन को। और जिसने भी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर पिछली क्लासों को देख सकता है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो देखेंगे यहाँ पर हम आज के पहले प्रश्न को। दिया है पहला प्रश्न, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? ए डोबे रेनर, न्यूलैंड्स और मोज़ले का। बी डोबे रेनर, मेंडलीव और मोज़ले का। सी डोबे रेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का। डी दिया गया है मेंडलीव, न्यूलैंड्स और मोज़ले का। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का। बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सलूशन को। क्वेश्चन दिया गया है, डोबेरेनर, न्यूलैंड्स एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु भार के आधार पर था, वहीं मोज़ले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक रखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है? ए एल्केन, बी समस्थानिक, सी एल्काइन, डी एल्कीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए एल्केन। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। जिन हाइड्रोकार्बनों की संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी को सामान्य सूत्र यानी कि CnH2n+2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां n की अणु में उपस्थिति कार्बन परमाणुओं की संख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही मिलान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शनों में से हमको इसका सही मिलान बताना है। तो मिलाते हैं इसको हम। जिंक धातु क्या होता है? जिंक धातु होगा हमारा ग्रे। और SO2 गैस की गंध कैसी होगी? पुगेंट। तो इसका PbL2 का रंग हो जाएगा हमारा पीला। तो इस प्रकार अगर हम देखें ए का 2 और ए का अगर 2 देखने जाएंगे तो हमारा ए वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा, यानी कि बचेगा सिर्फ हमारे पास सी वाला ऑप्शन। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सही मिलान को। दिया है जिंक धातु ग्रे होगी, SO2 गैस की गंध पुगेंट होगी, PbL2 का रंग पीला होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? ए बर्जीलियस, बी डाल्टन। तो इन दोनों ऑप्शनों में से ही हमको इसका ऑप्शन सही चुनना है। तो हो जाएगा हमारा ए बर्जीलियस। बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया है, स्वीडन के रसायन जांच जैकब बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों हेतु सुझाव दिया था। उसके अनुसार तत्वों के
प्रतीकों का निर्माण उनके नाम के एक प्रथम या दो अक्षरों को लेकर किया जा सकता है। जैसे कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O और हीलियम के लिए He प्रतीक निर्धारित किए गए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? A, दोनों तत्व द्रव धातु हैं। B, दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। C, दोनों में उच्च विसरण दर होता है। D, दोनों धातु का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा B, दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। हीलियम और आर्गन में यही समानता है। हीलियम और आर्गन। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया है। हीलियम एवं आर्गन दोनों अक्रिय गैसें हैं जो न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन करती हैं। इनके बाह्य कोश सदैव पूर्णतः भरा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा है? A, न्यूलैंड, B, हुंड, C, मेंडलीफ, D, H.J. मोजले। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी से जिसका नाम जुड़ा है वह हो जाएंगे H.J. मोजले। बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है, वर्ष 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? A, पोटेशियम, B, मैग्नीशियम, C, सिलिकॉन, D, कार्बन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है तो 7 का हमारा हो जाएगा D, कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। व्याख्या देखते हैं। दिया गया है, दिए गए विकल्पों में कार्बन ऐसा तत्व है जो अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात कार्बन प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों जैसे हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन आदि में पाया जाता है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन से बिंदु सही हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। पहले हम बिंदु के अनुसार देखें। A, यह किसी परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है। B, यह उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है। C, यह किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है। इन चारों ऑप्शनों में से अब हमको कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो हमारे हो जाएंगे A वाला सही है, B वाला भी सही है और C वाला भी सही है। तो इस प्रकार तीनों जब सही है तो हमारा हो जाएगा D। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया गया है, दिए गए 3 कथन सही हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति या व्यवस्था का ज्ञान होता है, अर्थात इससे इलेक्ट्रॉनों की परमाणु संख्या या परमाणुओं की कक्षाओं जैसे n बराबर 1, 2, 3 आदि, कोष यानी कि ऑर्बिट्स जैसे s, p, d, f तथा उपकोषों जैसे
पी में 3 उपकोष, डी में 5 उपकोष, एफ में 7 उपकोष पाए जाते हैं में स्थित का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य अयस्क हैं। कथन के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ए वाला कथन यह था और बी वाला कथन कह रहा है प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। तो हमको इसका कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, यानी कि बी में क्या है, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। और यहाँ पर ए वाला हमारा कथन गलत होगा। तो बी जब राइट आंसर है सिर्फ तो हम बी वाला लगाएंगे, बी राइट आंसर है। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिए गए कथन में केवल कथन बी सत्य है, अर्थात प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। जैसे एल्युमिनियम धातु क्ले यानी कि खनिज तथा बॉक्साइट दोनों में पाई जाती है, परंतु एल्युमिनियम का निष्कर्षण केवल बॉक्साइट से सुविधाजनक रूप से संभव है। अतः बॉक्साइट ही केवल एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि क्ले केवल एल्युमिनियम का खनिज अयस्क नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? ए 4, बी 11, सी 13, डी 19। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए 4। देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया गया है आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि सम्मिलित हैं। अतः परमाणु क्रमांक 4 वाले तत्व बेरिलियम के गुण अपने ही समूह के तत्व मैग्नीशियम से अधिक समानता रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समूह डैश में अक्रिय गैसें होती हैं? ए 18, बी 17, सी 1, डी 7। तो कौन से समूह में अक्रिय गैसें हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए 18वें समूह में। तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे। समूह 18 में अक्रिय गैसें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो देखते हैं यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन में कि कौन कौन सी गैसें होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह यानी कि खड़े खाने तथा 7 आवर्तों यानी कि क्षैतिज पंक्तियों के रूप में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के क्रम में वितरित किया गया है। आवर्त सारणी में अंतिम समूह के तत्वों की परमाणु कक्षाएं पूर्ण भरी अर्थात पूर्ण संतुष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से युक्त होती हैं। अतः यह समूह अक्रिय गैसों या अक्रिय तत्वों का है। ये सभी तत्व वस्तुतः अक्रिय गैसें हैं, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। तो इसका समूह कौन सा है? 18। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कीटोन पर समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से संबंध अनुलग्न है। ए ओइक, बी ओन, सी एल, डी आल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी ओन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
कार्बनिक यौगिकों को उनके अनुगलन के आधार पर सरलता से पहचाना जा सकता है। जैसे ओइक को कार्बोक्सिल अम्लों के लिए ओन यानी कि कीटोन के लिए, एल यानी कि एल्डिहाइडों के लिए, ओ एल यानी कि ऑल एल्कोहल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिएगा परमाणु संख्या 57 तत्व संबंधित है। ए पी ब्लॉक का, बी एफ ब्लॉक का, सी डी ब्लॉक का, डी एस ब्लॉक का। तो परमाणु संख्या 57 संबंधित है, वह तत्व किस ब्लॉक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी डी ब्लॉक का वह तत्व है। व्याख्या देखेंगे इसकी, हम जानेंगे और इसके बारे में। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व लैंथेनम है। यह तत्व लैंथेनाइड श्रृंखला का प्रतिनिधित्व तत्व है। इस श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्व सम्मिलित हैं तथा ये आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। ए एल क्यूब प्लस बी ये सभी विकल्प, सी एन ए प्लस डी एम जी 2 प्लस। तो इन चारों ऑप्शनों में से दिया गया है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। कौन सा तत्व सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा Al3+। तो यहाँ पर हम Al3+ लिख देंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है आवर्त सारणी में आवर्त के अनुदिश बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। प्रश्नगत विकल्प में Al3+ का आकार सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? ए वाला है, ये क्षारीय मृदा तत्व हैं। बी ये अक्रिय तत्व हैं। सी ये ऑक्साइड नहीं बनाते। डी इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या को। दिया गया है एक तरफ तत्व, एक तरफ परमाणु क्रमांक और उनका विन्यास और उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। लिथियम देखते हैं तो हो जाएगा परमाणु क्रमांक क्या है 3, विन्यास क्या हो जाएगा 2 1, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन लिथियम प्लस आयन। सोडियम का देखें परमाणु क्रमांक 11 होगा, विन्यास होगा 2 8 1, बाह्य कोश में Na+1। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है, विन्यास क्या होगा 2 8 8 1, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन K+1। स्पष्ट है कि दिए गए तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एथीन, एथाइन, एथेन। ए वाला ऑप्शन दिया गया है एथाइन, एथीन, एथेन। बी एथेन, एथीन, एथाइन। सी एथीन, एथाइन, एथेन। डी
एथेन, एथाइन, इथीन। इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन के अनुसार जाएं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, एथाइन, एथीन, एथेन। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया गया है। यौगिकों को कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करने पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2, एल्कीन का होगा CnH2n, एल्काइन का होगा CnH2n-2। अतः एथ यानी कि C2 पर रखने पर जहाँ n बराबर 2 है, एथेन का देखेंगे C2H6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका क्रम देखा जाए तो इस प्रकार होगा, C बीच में और H चारों तरफ से H आ जाएंगे तो C2H6 का यह है, यानी कि एथेन का। अगला देखते हैं एथाइन। एथाइन यहाँ पर दिया गया C2H2, सिर्फ 2 C हैं और 2 H हैं, तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस तरह का बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड के साथ में C जॉइंट है और सिंगल बॉन्ड के साथ में H। और एथीन का यहाँ पर देखें तो C2H4 है तो C इस प्रकार हो जाएंगे, लेकिन यह डबल बॉन्ड के साथ में H इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। अतः स्पष्ट है कि एथाइन में सर्वाधिक 3 कार्बन बंध हैं, जबकि एथीन में द्विबंध, एथेन में एकल बंध। कार्बन बंधों की लंबाई एकल बंध में सर्वाधिक जबकि द्विबंध एवं त्रिबंध में क्रमशः घटती जाती है। अतः अभीष्ट कार्बन बंध की लंबाई का बढ़ता क्रम एथाइन, एथीन, एथेन होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ए NS2 Np3, B NS2 Np4, C NS2 Np5, D NS2 Np6। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा C NS2 Np5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। दिया है फ्लोरीन जो कि सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है का परमाणु क्रमांक 9 है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 है, 1s2 2s2 2p5 है। अतः सर्वाधिक ऋण आवेशित तत्व फ्लोरीन के बाह्य कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5, जिसे सामान्य रूप में NS2 Np5 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ n बराबर 2 दूसरी कक्षा का है। बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। ए क्षारीय मृदा धातु समूह, बी शून्य समूह, सी निष्क्रिय गैस, डी संक्रमण तत्व। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी संक्रमण तत्व। देखते हैं इसके व्याख्या की तरफ। यह आवर्त सारणी के मध्य भाग में समूह 3 से समूह 12 तक के संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों के डी तथा एफ कक्षक आंशिक रूप से ही भरे होते हैं। ये तत्व रासायनिक रूप से परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में रह सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। ए SI, बी P, सी हीलियम, डी S। यानी कि SI का मतलब है सिलिकॉन, P का मतलब है फास्फोरस, HE का मतलब है हीलियम, S का मतलब है सल्फर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि इन चारों में से किसका परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम। व्याख्या दी गई है, हीलियम प्रथम आवर्त में दूसरा तत्व है तथा तृतीय आवर्त के तत्वों यानी कि सिलिकॉन, फास्फोरस तथा सल्फर से ऊपर है, अतः हीलियम परमाणु का आयतन इन तत्वों में से सबसे कम होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। ए अधातुएं, बी अर्धधातुएं, सी उपधातुएं, डी धातुएं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी धातुएं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर धनात्मक आबंध बनाती हैं, अतः ये विद्युत धनात्मक तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग-जैग रेखाएं डैश को अलग करती हैं। ए हैलोजन से धातुओं को, बी अधातुओं से धातुओं को, सी उपधातुओं से धातुओं को, डी उपधातुओं से अधातुओं को। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर निकाला जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग-जैग रेखाएं किसको अलग करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अधातुओं से धातुओं को जिग-जैग रेखाएं अलग करती हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी जिग-जैग रेखा धातुओं को धातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से हमको सही उत्तर बताना है, क्योंकि इसमें 3 गलत दिए हुए हैं और एक ही राइट आंसर है जो सही दिया गया है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। दिया है, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह तो सही है, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। अगला देख लेंगे, साथ में चेक कर लेंगे। SC, FR, HG, GA और BR तरल लिक्विड तत्व हैं, तो यह गलत है। सी दिया है, कॉपर, एल्युमिनियम और AS मुद्रा धातुएं काइनेज मेटल हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है, तो यह भी गलत है। तो हमारा 22 का ए वाला ही राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। हीलियम परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु के समान केवल 1s2 कक्षक होता है, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के अति समीप अर्थात इनसे पहले कोई अन्य इलेक्ट्रॉन नाभिक के धन आवेश को आच्छादित किए हैं यानी होते हैं। साथ ही हीलियम के नाभिक पर +2 धन आवेश है, अतः हाइड्रोजन
आदि अन्य तत्वों की तुलना में हीलियम की आयनीकरण क्षमता अत्यधिक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डैश कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, डी फ्लोरीन। तो कार्बन का कौन सा एक अपर रूप नहीं है? तो किसमें किसमें कार्बन पाया जाता है? नंबर 1 हीरा, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 ग्रेफाइट। इन तीनों में कार्बन पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, और यहाँ पर हम डी वाले ऑप्शन को लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ राइट आंसर होगा हमारा सॉरी, वह क्वेश्चन कट गया है, तो उसमें वहाँ पर हमारा जो गलत था, कोयले में कार्बन नहीं पाया जाता है और हमने बताया था फ्लोरीन में कार्बन नहीं पाया जाता। तो यह मिस्टेक हुई थी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन, जिनमें शुद्ध रूप से केवल कार्बन ही पाया जाता है, कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन कोयला कार्बन का अपर रूप नहीं है, क्योंकि कोयले में 100% कार्बन नहीं होता है, बल्कि कोयला अनेक पदार्थों जैसे सिलिका, गंधक आदि का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर एक तरफ उसका नाम दिया गया है और एक तरफ उसका विन्यास है। तो देखेंगे कौन सा मिलान सही है। तो ब्यूटीन, ये वाला ऑप्शन दिया गया है ब्यूटीन, और ब्यूटीन में क्या क्या होता है? CH3, CH2 और CH2। तो इसका हमारा सही मिलान है बिल्कुल, और यह तीनों गलत हो जाएंगे। 24 का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और अगर सभी का सही मिलान देखा जाए तो ब्यूटीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसका आणविक सूत्र C4H8 तथा संरचना सूत्र CH3, CH2, CH और CH2 होता है। अतः अन्य विकल्पों के मिलान संगत नहीं है, क्योंकि इनका सही संरचना सूत्र निम्न है। प्रोपीन का देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 होगा। पेंटीन का देखें, CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। एथीन अगर देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एथीन का क्या होता है, अगर उस तरीके से हम लिखें C2H4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रियाएं इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती हैं। इस यौगिक का नाम बताइए। तो कौन सा यौगिक है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस HN3 डैश मिलकर क्या बनेगा? तो उसका हमको ऑप्शन के अनुसार बताना है। ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी अमोनियम कार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनकर तैयार होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया की उपस्थिति में जो रासायनिक क्रिया होती है उसके परिणामस्वरूप यौगिक बनता है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ए वैद्युतीय ऋणात्मकता, बी इलेक्ट्रॉन आकर्षण, सी क्वांटम प्रमात्रा ऊर्जा, डी आयनीकरण ऊर्जा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए वैद्युतीय ऋणात्मकता। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण यानी कि प्रवृत्ति को वैद्युतीय ऋणात्मकता कहते हैं। फ्लोरीन F सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है यानी कि एलिमेंट है, जबकि फ्रांसियम Fr की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। अगला क्वेश्चन वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? ए हैलोजन, बी संक्रमण तत्व, सी एक्टोनाइट, डी लैंथेनाइड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी लैंथेनाइड। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। वर्ग 3 एवं आवर्त 6 में लैंथेनाइड के साथ स्थित तत्वों को एक सामान्य नाम लैंथेनाइड दिया गया है क्योंकि लैंथेनाइड जो एक दुर्लभ मृदा तत्व है के समान ही श्रृंखला के अन्य 14 तत्व दुर्लभ मृदा तत्व हैं। इस श्रृंखला के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता है। लैंथेनाइड श्रृंखला में लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक कुल 15 तत्व रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं? ए आर्गन, बी नियान, सी क्रिप्टॉन, डी एल्यूमिनियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर्गन। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। सॉरी, इसकी व्याख्या नहीं है। निम्न में से कौन डोबेराइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है? ए HFCl यानी कि हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, बी कैल्शियम Sr बेरिलियम, सी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डी लिथियम सोडियम पोटेशियम। इन चारों ऑप्शनों में से कौन डोबेराइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन। बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी जो हमने फैन चला दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो थोड़ी सी समस्या शायद आवाज़ सुनने में आपको हो सकती है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है। लिथियम कैल्शियम क्लोरीन, सोडियम Sr, ब्रोमीन पोटेशियम बेरिलियम आयोडीन। अतः स्पष्ट है HFCl त्रिक समूह के तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं चारों ऑप्शनों के माध्यम से। ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी
सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी सोडियम कार्बोनेट। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। दिया गया वह जल जिसमें साबुन पर्याप्त झाग नहीं देता कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है, जिसका शोधन जल को उबाल कर किया जा सकता है। जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड घुले होते हैं तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 मिलाकर गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। ए तीसरे आवर्त में, बी चौथे आवर्त में, सी पहले आवर्त में, डी छठे आवर्त में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है हाइड्रोजन और हीलियम को आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। इन दोनों ही आवर्तों में केवल एक कक्षक यानी कि 1s पाया जाता है, अतः इन्हें प्रथम आवर्त यानी कि फर्स्ट पीरियड में रखा गया है, क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्त इनमें उपस्थित तत्वों के कक्षकों की संख्या को भी प्रदर्शित करता है। देखते हैं यहाँ इसकी अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणुकता, सी परमाणु क्रमांक, डी परमाणु भार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए परमाणु द्रव्यमान। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया है मेंडलीव के नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन में होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के नियम में कुछ परिवर्तन करके तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, जिसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल डैश होता है। ए आधा भरा हुआ, बी अपूर्ण, सी एकल अधिकृत, डी पूर्ण रूप से भरा हुआ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी पूर्ण रूप से भरा हुआ। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 समूह होते हैं। आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों की स्थिति व्यक्त करते हैं, जबकि समूह ऊर्ध्वाधर स्तंभों में तत्वों की स्थिति व्यक्त करते हैं। अंतिम समूह अर्थात समूह 18 अक्रिय गैसों का है, जिनमें पूर्ण रूप से भरी परमाणु कक्षाएं होती हैं। आवर्त सारणी की संरचना इस प्रकार की गई है कि प्रत्येक आवर्त का अंत समूह 18 के तत्व पर होगा, अतः प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल पूर्ण रूप से भरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं? ए 17, बी 18, सी 15, डी 16। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 18 तत्व। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। यह आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्वों, जिन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, में संयोजी कोष पूर्ण होता है। समूह 18 में हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि गैसें पाई जाती हैं।
हीलियम में केवल प्रथम कक्षा होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन कीजिए। यहाँ पर IUPAC नाम दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन सा अलग है। CH3OH यानी कि मिथेनॉल, तो इसका क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। बी वाले में दिया गया C2H5OH यानी कि इथेनॉल दिया गया है, इथाइल एल्कोहल। सी वाला C4H8OH ब्यूटेनॉल यानी कि ब्यूटाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर हमारा यह कुछ तो मिसमैच कर रहा है। अगला भी देख लेंगे, डी C3H7OH प्रोपेनॉल, प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ कौन सा अलग है, तो हो जाएगा सी, इसका अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। ए अभ्रक, बी वैकेलाइट, सी ग्रेफाइट, डी शुष्क हवा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी ग्रेफाइट, विद्युत का अच्छा सुचालक है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जिसके परमाणु एक षट्भुज संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इसका उपयोग पेंसिल और स्नेहक में किया जाता है। यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा संवाहक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो हो जाएगा राइट आंसर हमारा 3 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 फिल कर लेंगे। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। यह ओजोन यानी कि O3 के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ये पृथ्वी की अधिकांश ओजोन समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। यह ओजोन परत सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक बैंगनी पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस को अजनबी गैस के रूप में भी जाना जाता है। ए जिनान, बी नियान, सी क्रिप्टॉन, डी आर्गन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि वह कौन सी गैस है जिसे अजनबी के नाम से जाना जाता है, तो वह हो जाएगी जिनान गैस को अजनबी के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया है, जिनान को मुख्य रूप से अजनबी गैस कहा जाता है क्योंकि यह ग्रीक शब्द यानी कि जेनोस से लिया गया है जिसका अर्थ अजनबी होता है। यह अक्रिय गैस समूह से संबंधित है। अक्रिय गैस में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान गैस आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फुलरीन इनमें से किसका अपर रूप है। ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी कार्बन। फ्लोरीन इनमें से किसका अपर रूप है, कार्बन का। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है। फ्लोरीन का सबसे साधारण रूप बक या बकमिंस्टर। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। ए पारा,
बी ऑस्मियम, सी प्लेटिनम, डी लेड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ऑस्मियम। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? ऑस्मियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि इमली, बी लैक्टिक अम्ल दही, सी ऑक्जेलिक अम्ल पालक, सी एसिटिक अम्ल सिरका। तो सही मिलान देखना है हमको कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही मिलान करके हम छांट लेंगे, जो सही मिलान नहीं होगा उसको हम राइट आंसर वही हमारा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कौन सा नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसमें तो कुछ डाउट है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो इस सिरके में एसिटिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, तो हमारा इमली में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या के बारे में। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है जो सफ़ेद क्रिस्टली होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। अतः विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ए एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, बी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, डी सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड क्षारीय विलयन नहीं है। यह कैसा है? यह क्षारीय विलयन है तीनों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या की तरफ। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि KOH आदि क्षारीय विलयन है। जबकि एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड एक एंटासिड है, एंटा एसिड यानी कि अम्लीय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पिक्रिक अम्ल, बी परक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र HCl है। सर्वप्रथम इसका निर्माण जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए अवसादन, बी किण्वन, सी संघनन, डी निथारना। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी किण्वन। चीनी के एल्कोहल में रूपांतरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। चीनी के एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन एक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेंटलाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? ए कार्बन, बी आयोडीन, सी तांबा, डी जर्मेनियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी
जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से जर्मेनियम को उपधातु के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा टेलुरियम जैसे तत्वों को भी उपधातु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? ए फ्लोरीन, बी आयोडीन, सी ब्रोमीन, डी क्लोरीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र धात्विक पदार्थ है। ब्रोमीन की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने 1826 में की थी। यह सक्रिय तत्व के होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है? ए 9, बी 3, सी 5, डी 6। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 5। तो यहाँ पर आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण हम लेकर आए थे, जिसमें से 2-3 कट गए, तो हमारे कुल मिलाकर क्वेश्चन बचे हैं 47 और 47 प्रश्नों पर हमने व्याख्या सहित पूर्ण रूप से चर्चा की है। और उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है और पूरी क्लास भी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को भी नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर इन सभी क्लासों को एक साथ आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।